हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक तत्व। इसके पिछले 6वें वीडियो में मैंने आपको क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के यौगिकों के अभिलक्षण बताए हैं। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बेरिलियम का असंगत व्यवहार। देखिए, अपने ग्रुप का ये पहला सदस्य है बेरिलियम, और इसके असंगत व्यवहार का कारण है कि ये आकार में काफ़ी छोटा होता है। अपने इलेक्ट्रॉन को ये काफ़ी अधिक बल द्वारा आकर्षित करके रखता है, जिसके कारण से ये बाकी तत्वों की तुलना में थोड़ा असंगत व्यवहार ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कि ये जब आयनिक बंध बनाता है तो उस आयनिक बंध में सहसंयोजक बंध के काफ़ी लक्षण होते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो बाकी सदस्यों से इसके लक्षण अलग हैं। वर्ग 2 का प्रथम तत्व बेरिलियम वर्ग में मैग्नीशियम तथा अन्य तत्वों के साथ असंगत व्यवहार दिखलाता है। यह एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध भी दर्शाता है। हम इसको तो पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहले वीडियो से, कि विकर्ण संबंध क्या है। जैसे कि लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम के साथ, जो अगले ग्रुप के दूसरे नेक्स्ट वाले सदस्य होते हैं, उनके साथ इनका असंगत व्यवहार उनके साथ इनका विकर्ण संबंध होता है। मैग्नीशियम के साथ आपके लिथियम का और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ। अब पहला है इसमें, बेरिलियम का परमाणुवी एवं आयनिक आकार असाधारण रूप से छोटा होता है, क्योंकि इसमें कक्षकों की संख्या एक ही है, एस वर्ग 1s² 2s², ऐसा, इसलिए इनका आकार काफ़ी छोटा है। और आकार छोटा होने के कारण से ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को भी अपने नाभिक के द्वारा बहुत ताकत के साथ जोड़ के रखते हैं, जिसकी तुलना वर्ग के अन्य तत्वों से नहीं की जा सकती, इतने छोटे साइज की है। उच्च आयनन एंथैल्पी तथा लघु परमाणु आकार के कारण बेरिलियम के यौगिक बृहद रूप से सहसंयोजी होते हैं तथा आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। उच्च आयनन एंथैल्पी का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब वो धन आयन या ऋण आयन बनाएंगे। धन आयन कब बनेगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धन आयन बनाएगा। तो धन आयन बनाएगा तो उतनी ऊर्जा वो ग्रहण करती है। उसको ऊर्जा दोगे आप तो वो इलेक्ट्रॉन देता है। धन आयन बनाने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। और अगर कोई ऋण आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बदले में ऊर्जा देता है। तो यह ऊर्जा का जो देना लेना है, इसी को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, जिसमें वो एनर्जी या तो देता है और या लेता है। तो अगर देता है तो उसकी आयनन एंथैल्पी माइनस में होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम हो जाती है। और अगर वो ऊर्जा लेती है ऋण आयन बनाते समय तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए उसकी आयनन एंथैल्पी को हम धन में दिखाते हैं। बेरिलियम की उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से अधिक नहीं होती है, क्योंकि इसके संयोजी कोष में केवल 4 कक्षक हैं। देखिए, बेरिलियम का जो अंतिम कक्ष है, इसमें चूंकि केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन के कारण से ये सिर्फ 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है या आयनिक बंध बना सकता है। ठीक है, लेकिन जब 4 बंध ये बना भी लेता है ये इस तरह से, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है पूरी तरह से, जैसे आयनिक बंध बनते समय देते हैं वैसा नहीं देता है, बल्कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ भी खींच के रखता है, जिससे वहां पर सहसंयोजी बंध जैसे गुण आ जाते हैं। ठीक है, वर्ग के अन्य सदस्यों की उप सहसंयोजन संख्या 6 हो सकती है, क्योंकि ये डी कक्षकों का उपयोग करते हैं। अपने बंध बनाने में डी कक्षकों का भी उपयोग कर लेते हैं, इसलिए उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन और यूज हो सकते हैं, तो वो 6 बंध तक बना सकते हैं, 6 संयोजन तक कर सकते हैं। लेकिन बेरिलियम सिर्फ 4 कर सकता है, क्योंकि बेरिलियम के पास टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अन्य सदस्यों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के विपरीत बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का स्वभाव उभयधर्मी होते हैं। बाकी के स्वभाव क्षारीय होते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि बेरिलियम का स्वभाव, उसके जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, उनका स्वभाव उभयधर्मी एम्फोटेरिक होता है।
उभयधर्मी का मतलब होता है वो क्षार और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। अगर उसकी क्रिया क्षार के साथ कराओगे तो स्वयं वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और अगर उसकी क्रिया अम्ल के साथ कराओगे तो स्वयं वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो इस तरह के व्यवहार करने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम उभयधर्मी कहते हैं, उभयधर्मी स्वभाव के तत्व कहते हैं। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध। तो हमने बात किया था कि बेरिलियम यहाँ पर है और आपका एल्यूमिनियम यहाँ पर है ना। तो एल्यूमिनियम और बेरिलियम में ये विकर्ण संबंध, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है कि इन दोनों के गुण धर्मों में काफ़ी समानता होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इनके जब आयन बनते हैं, धन आयन, तो उनके आकार जो होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, बराबर। उसके कारण से इनके जो गुण धर्म है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के, वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, उसी को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। बेरिलियम 2+ की अनुमानित आयनिक त्रिज्या 31 pm है, पिकोमीटर है, और इसका आवेश त्रिज्या अनुपात एल्यूमिनियम 3+ आयन के लगभग समान है। मतलब बेरिलियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, इन दोनों की जो आवेश त्रिज्या अनुपात है, क्योंकि इसमें 2 धन आवेश है और इसकी त्रिज्या 31 है, 2/31, तो इसका जो होता है ये 3 और इसकी जो त्रिज्या होती है ये करीब 16 और ये 12 के आसपास मिलेगा ये। तो आयनिक त्रिज्या और आवेश का जो अनुपात है वो दोनों का लगभग बराबर है, इसलिए दोनों के गुणधर्म काफी समान हैं। आयनिक त्रिज्या आवेश और त्रिज्या, इन दोनों का अनुपात हमको देखना है। बेरिलियम कुछ मामलों में एल्यूमिनियम के समान है। पहला, एल्यूमिनियम के समान बेरिलियम शीघ्रता से अम्लों से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि धातु की सतह पर ऑक्साइड फिल्म की उपस्थिति होती है। ज़्यादातर जो धातु होते हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनके पर्त बने रहते हैं। तो जब आप इसमें अम्ल की क्रिया कराओगे तो वो तेजी से क्रिया नहीं करेंगे और हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेंगे। बाकी लोग जो है हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्षार की अधिकता में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है और बेरिलेट आयन बनाता है, BeOH4 2+ देता है। ठीक इसी प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट आयन AlO4- देता है। देखिए, जो इनके हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इनको अगर हाइड्रोक्साइड विलयन में डालते हो और ज़्यादा OH ये जोड़ लेते हैं अपने आप में और बेरिलेट आयन या एल्यूमिनेट आयन देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दोनों में समान है, एल्यूमिनियम और बेरिलियम में। ये आयन जो होते हैं बेरिलेट आयन और ये एल्यूमिनेट आयन, इसको ज़रा सा ध्यान रखना है आपको कि क्या क्या नाम है। AlOH4 और BeOH4 2-, यहाँ पर 1- से ध्यान रखना, यहाँ पर 2- है। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के क्लोराइड वाष्प प्रावस्था में सेतु बंधित क्लोराइड, ब्रिज्ड क्लोराइड की रचना करते हैं। दोनों ही क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में घुलनशील हैं। ठीक है, ब्रिज स्ट्रक्चर, पीछे हमने एक फोटो देखा था पिछले क्लास में, ब्रिज स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ के ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये और फिर दोनों के ही क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में घुलनशील हैं, विलेय हैं और प्रबल लुईस अम्ल हैं। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड जो है ये प्रबल लुईस अम्ल है, BeCl2, ये प्रबल लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल और क्षार हमने पिछले फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो इनका। लुईस अम्ल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। और लुईस क्षार कौन है? जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो लुईस क्षार है। और जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है लुईस अम्ल है। तो BeCl2 में इसके पास बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, अष्टक पूरा नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए लुईस अम्ल है। इनका उपयोग फ्रीडेल क्राफ्ट के उत्प्रेरक के रूप में होता है। फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में
BeCl2 अगर बेरिलियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं अपन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे कभी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम आयन जटिल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे BeF4 2-, AlF मतलब बेरिलियम फ्लोराइड 2-, एल्यूमिनियम फ्लोराइड 3-। इनमें आप देख सकते हैं कि बेरिलियम 4 फ्लोराइड के साथ जुड़ा है और एल्यूमिनियम 6 फ्लोराइड के साथ जुड़ा है, लेकिन ऊपर में 2- और 3- भी है। इनको जरा ध्यान रखेंगे, फार्मूले को ध्यान रख के याद करने की आप कोशिश करें, ठीक है, तो आपका काम थोड़ा आसान होता जाएगा। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। और नीट में ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही पूछा गया है केमिस्ट्री में, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करें। और अगर आप मेरे ऐप में आ चुके हैं तो मेरे ऐप में हर चैप्टर के नोट्स डले हुए हैं, जिसमें थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो आपको दूसरे कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी में से पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीट मेंटर्स, मेरे ऐप का नाम है नीट मेंटर्स, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, TORS, ठीक है, ऐसे पीले रंग का ऐसे स्टेथोस्कोप वाला दिखेगा आपको लोगो, वो नीट मेंटर्स वाला मेरा ऐप है। उस ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लें, फिर उसमें स्टोर में जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज बने हुए दिखेंगे, बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी। फिजिक्स के बहुत जल्दी आने वाले हैं, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो मैंने एक कोर्स का फीस केवल 100 रुपये रखा है, वो भी ऐप का चार्ज है, उसमें मेरा कोई फीस नहीं है। ऐप वाला 100 रुपये ले रहा है, उसमें साल भर में आप एक पूरे क्लास की, जैसे 11th क्लास की पूरी वीडियो आप देख पाएंगे। अभी 100 वीडियो से ज़्यादा उसमें डल चुके हैं, और भी करीब 50-60 वीडियो डल सकते हैं उसमें आगे, इतने सारे चैप्टर जो बचे हैं। तो सारे वीडियो आप 1 साल तक फ्री में देखेंगे बिना एडवर्टीजमेंट के। उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे उसी में फ्री में। उसके चार्जेस सिर्फ 100 रुपये, वो ऐप वाला ले रहा है अपने साल भर तक अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए, पढ़ने के लिए। मेरा कोई चार्ज नहीं है, मेरा फ्री है, ठीक है। तो आप उसको परचेस कर लें। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी की हिंदी मीडियम में 11-12 है, इंग्लिश मीडियम में 11-12 है। आप उसमें कोई भी कोर्स आपको अच्छा लगता है आप देख करके उसमें से कोर्स परचेस कर लीजिए। उसमें वीडियो डाले हैं, वो भी आपको कुछ फ्री में देखने को मिलेंगे और कुछ 2-2 मिनट के रिव्यू देखने को मिलेंगे। तो सारी फैसिलिटी है, आप एक बार जाएंगे मेरे ऐप में, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप परचेस कर सकते हैं 100 रुपये दे करके। वो भी परचेस नहीं है, वो वीडियो देखने का चार्ज है मात्र, साल भर का, पूरा एक क्लास का साल भर का। जैसे 11th क्लास लेंगे तो पूरे साल भर तक आप फ्री में देखेंगे 100 रुपये दे के बस। और YouTube में क्या है, बहुत आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह आता है, तो मैंने ऐप बनवा लिया है आपकी सुविधा के लिए। और YouTube में आ भी नहीं, अब ये वीडियो YouTube से हट जाएंगे जल्दी ही, तो आप ऐप में आ ही चाहिए जल्दी, तो ज़्यादा अच्छा है। कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक देखिए, कैल्शियम हमारे शरीर का भी एक महत्वपूर्ण आयन है। कैल्शियम आयन ये हमारे ब्लड में भी रहता है और न्यूरॉन्स वगैरह में भी रहते हैं, बोन्स में रहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर का केटायन है, धन आयन है कैल्शियम। कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक में कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जो आप चूने के रूप में लाते हो, ये चूना ही कैल्शियम ऑक्साइड है, जो पानी में डालते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दूसरा नाम है इसका, है ना, मतलब दूसरा कंपाउंड है जो कैल्शियम ऑक्साइड से ही बनेगा। कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और बाइकार्बोनेट भी होता है। और सीमेंट, देखिए कैल्शियम से सीमेंट भी बनता है ना। ये औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक हैं। बृहद स्तर पर इनका विरेचन मतलब बनाना एवं इनका उपयोग नीचे वर्णित किए जा रहे हैं। अब ये कैसे बनते हैं और इनका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, ये भी हमको जानना है। तो पहला है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। आप अपने घरों की पुताई में, हालांकि आजकल अब चूने की पुताई कम हो गई है, लोगों में डिस्टेम्पर वगैरह लगाते हैं दीवालों में, लेकिन जब पहली बार किसी दीवार की पुताई होती है तो ज़्यादातर लोग उसमें चूना ही पोतते हैं, उसके बाद फिर उसमें डिस्टेम्पर वगैरह लगाते हैं। तो चूना कैसा होता है, बोरियों में आते हैं, है ना, ऐसे डले डले में रहता है। आप उसको लाते हो, फिर बड़े से ड्रम में उसको पानी में डाल देते हो। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि अगर गर्मी का दिन है तो हम शाम को या रात में पानी में डालते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी में हम डालते हैं
उसकी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और वो गर्म हो जाता है, एकदम उबलने लगता है, वो इतना गर्म हो जाता है। तो दिन में अगर ज़्यादा गर्मी के समय उसको डाल दोगे तो ड्रम रम फट जाएगा आपका, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है वो। तो रात में हम थोड़े ठंडे एटमॉस्फेयर में उसको करते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं उसके साथ वो रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना कहलाता है, या उसका चूने का पानी वो कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जो आप बोरियों में खरीद के लाते हो। इसका वाणिज्यिक निर्माण घूर्णित भट्ठी, रोटेटरी क्लीन, ऐसे घूमते रहता है एक भट्ठी, गर्म भट्ठी में चूने के पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को 1070 से 1270 केल्विन पर गर्म करके किया जाता है। मतलब ये करीब 800 डिग्री हो गया और ये करीब 1000 डिग्री हो गया। 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस में हम इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, चूने का पत्थर कहलाता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो CO2 इसमें से निकल जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड हमको मिल जाता है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है चूना बनाने की। अगर आप इंडिया में मध्य प्रदेश का नाम सुने होंगे तो मध्य प्रदेश में एक जगह है कटनी। कटनी का चूना काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ ये चूने के पत्थर बहुत मिलते हैं, उससे वो लोग गर्म करके चूना बनाते हैं और उसको फिर मार्केट में भेजते हैं। CO2 को अभिक्रिया से शीघ्र अतिशीघ्र हटाते रहते हैं ताकि अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्ण हो सके। आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया बाई डायरेक्शनल है, उत्क्रमणीय है। तो अगर इसमें से CO2 को नहीं हटाएंगे तो ये दोनों मिलके वापस इस दिशा में कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाने लगते हैं। लेकिन अगर आप CO2 को हटाते रहते हो तो प्रक्रिया एक ही दिशा में बढ़ते रहती है, ऐसा है। तो CO2 को हटाना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्साइड एक श्वेत अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक 2870 केल्विन है। सोचिए 2870 केल्विन यानी करीब 2600 डिग्री सेल्सियस में ये पिघलेगा। पिघालने की जरूरत नहीं होती हमको। वायुमंडल में खुला छोड़ने पर यह वायुमंडल से नमी और CO2 अवशोषित कर लेता है, और अगर ये नमी अवशोषित कर लेता है तो ये चूना बन जाता है बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर ये CO2 अवशोषित कर लेता है तब तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ये अलग अलग जगहों पे निर्भर करता है, अलग अलग सीजन में। ठीक है, अगर सूखा सीजन है और सूखा एरिया है जहाँ पर नमी नहीं है हवा में, जैसे मरुस्थलीय एरिया है मान लो, हवा में नमी वहाँ बहुत कम, नहीं के बराबर, तो वहाँ पर वो नमी अवशोषित नहीं करेगा बल्कि CO2 अवशोषित करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें अवशोषित होती हैं इनकी। सीमित मात्रा में जल मिलाने पर चूने के पिंडक लम्प्स टूट जाते हैं। इस प्रक्रम को चूना बुझाना यानी कि स्लैकिंग ऑफ लाइम की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब थोड़ा सा पहले पानी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा गीला करते जाते हैं, या थोड़े पानी में उसको डालते हैं, तो उसको चूना बुझाना कहते हैं, स्लैकिंग। बिना बुझे चूने को जब सोडा द्वारा बुझाया जाता है तब सोडा लाइम प्राप्त होता है। सोडा जो है उसमें CO2 घुला रहता है ऑलरेडी, वो सोडा कहलाता है। यह क्षारीय ऑक्साइड होने के कारण उच्च ताप पर अम्लीय ऑक्साइडों से सहयोग करता है। ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सिलिका है, SiO2 सिलिका, ये रेत होता है समझ लो, या फास्फोरस ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड, क्योंकि P2O5 है ना ये एक प्रकार से। तो कुल मिला के फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, इनके साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये सिलिकेट बनाते हैं। देखिए, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये बनते हैं। तो आसानी से क्रिया करते हैं ये, क्योंकि ये अम्लीय ऑक्साइड है और स्वयं क्षारीय प्रकृति का है। अब ये जो चूना पत्थर है, चूना है, चूना पत्थर नहीं, चूना, क्योंकि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जो चूना है इसको सीमेंट के निर्माण के लिए प्राथमिक पदार्थ के रूप में तथा क्षार के सबसे सस्ते रूप में, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत बढ़िया क्षार है
और इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ चूना खरीदना है और उसको मिला देना है पानी में। चूना जो होता है ये 5 रुपये 10 रुपये किलो में ही मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का चूना, और उससे आप बहुत सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाने में, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, ठीक है, इससे आप सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3 बनाना है आपको, NaCO3, तो उसके लिए भी आपको कैल्शियम का उपयोग करना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का। और शर्करा के शुद्धिकरण में एवं रंजकों के निर्माण में, रंजक क्या है? डाई स्टफ्स, कलर रंजक के द्वारा हम कपड़ों का कलर करते हैं, है ना, और ये जो लेबोरेटरी आप कोशिकाएं वगैरह हैं उनको आप कलर करते हो ताकि वो अच्छे से दिख सकें आपको माइक्रोस्कोप में, तो रंजक है। और शर्करा का शुद्धिकरण, आपको बता दें कि जब हम गन्ने से रस से शर्करा बनाते हैं तो शर्करा का पहले घोल बनता है, ठीक है, जिसको सोरा कहते हैं, सोरा, वो कलर्ड टाइप का रहता है, जैसे गंदा सा कलर रहता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें डालते हैं, चूना वगैरह डालते हैं और उसमें कोयला डालते हैं, कोयला, और विशेषकर हड्डी का कोयला डालते हैं, हड्डी को जला के कोयला बनाते हैं, उसको डालते हैं उसमें, और उससे वो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है उसका, और वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। तो शक्कर बनाते समय ना देखिए कैसे कैसी चीज़ों का उपयोग होता है जिसको आप बहुत शुद्ध समझ करके खाते रहते हो। शक्कर के बजाय अगर मिश्री खाया जाए, मिश्री, तो उसमें कुछ अलग प्रक्रिया से बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं डालते मिश्री बनाते समय, लेकिन वो थोड़ी महंगी आइटम है। लेकिन अगर आप शुद्ध चीज़ खाना चाहते हो तो मिश्री खाइए, बिल्कुल वैसी टेस्ट होता है, सेम चीज़। अब दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो सीधा सा मतलब है कि बिना बुझे हुए चूने में जल मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है, पानी में घोल करके चूने को। यह श्वेत पाउडर है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोले फिर सुखा दिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ठोस पाउडर आपको मिल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो चूना है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जल में अल्प विलेय है, जल में कम घुलता है, आसानी से क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इसके जलीय विलयन, चूने का पानी, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब कैल्शियम कार्बोनेट के विरेचन के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का मतलब 6वीं 7वीं से, कि चूने के साफ पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और ये दूधिया कलर का हो जाता है। लेकिन जब आप इसको और आगे CO2 प्रवाहित करते रहते हो तो फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 के प्रवाहित करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है और ये फिर से साफ हो जाता है। तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 प्रवाहित किए दूधिया हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और प्रवाहित किए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो फिर से साफ हो जाता है। तो पहले साफ रहता है, फिर दूधिया होता है, फिर साफ हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मुंह से फूंकते रहना है। एक बीकर में आप साफ पानी ले लीजिए इसका, चूने का, फिर उसमें आप एक पाइप डाल करके फूंकते रहिए तो कुछ देर में धुंधला हो जाएगा वो, फिर और फूंकते रहेंगे तो कुछ देर में साफ हो जाएगा। ये कारण है कि कैल्शियम कार्बोनेट फिर बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में प्रवाहित करते रहने पर अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट जल में फिर से विलय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और फिर से साफ हो जाता है। चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर हाइपोक्लोराइट बना लेता है, जो विरंजक चूर्ण का एक अवयव है। विरंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग असल में तो कहीं पर की सफाई करने के लिए, कलर उड़ाने के लिए, ब्लीचिंग का मतलब कलर उड़ाना, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का काम कलर उड़ाना ही नहीं है, बल्कि ये एंटीबैक्टीरियल भी है ना, एंटीवायरल भी है। तो कहीं पर जैसे सफाई करना है कोई चीज़ की, जमीन वमीन की या कुछ और की, या पानी की सफाई करनी है, तो हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं
तो वो पानी फिर धीरे से साफ हो जाता है ना, या वो जगह साफ हो जाता है। तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आप क्लोरीन प्रवाहित करते हो तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और H2O बनाता है। तो ये दोनों चीज़ों से मिलकर के यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में आता है, किलो किलो में भी आता है, छोटे छोटे बॉटल्स में भी आते हैं। अब जितना ज़्यादा पानी आपके पास रहेगा, आपको पता है कि जो ये नगर निगम से पानी सप्लाई होता है नलों में, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर डला रहता है। तो आपको क्या चाहिए, जैसे मान लो शाम को पानी आ रहा है तो उस पानी को कलेक्ट कर लिए, लेकिन उसको शाम को ही मत पियो, उसको दूसरे दिन पिए, ताकि रात भर में वो थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। क्लोरीन थोड़ा सा हल्का सा खुला रखिए उसको, ताकि क्लोरीन गैस निकल सके। क्योंकि कैल्शियम, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है, उसी से सफाई भी होती है। तो क्लोरीन गैस को निकल देने चाहिए, तब उसको पीजिए। क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही पी लेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर नुकसान भी करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर डले हुए पानी को एज इट इज़ नहीं पीना चाहिए। उपयोग क्या है, बृहद स्तर पर चूना लेप मोर्टार के रूप में भवन में चूना लेप मोर्टार, वो जो चूना पुताई करते हैं उसी की बात कर रहे हैं, उसके रूप में चूने का पानी जो है घोल करके उसको फिर चूने को पोतते हैं। और जब सूख जाता है वो तो काफ़ी वाइट कलर का लेयर बन जाता है, देखा है आपने। रोगाणुनाशी डिसइंफेक्टेंट प्रकृति कारण सफ़ेदी वाइट वाश के रूप में, और वो दीवार को जीवाणु से भी रक्षा करते रहता है। चूने का प्रयोग घरों में सुरक्षा के लिए आप कर सकते हो। चूना पुता हुए घर में जल्दी से कोई बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस जल्दी से ग्रो नहीं करते उस घर में, उस दीवार में। कांच के उत्पादन में, है ना, चर्म शोधन उद्योग, चमड़े को सफाई करके चमड़े के जो प्रोडक्ट हैं, चप्पल है, जूते हैं, पर्स है, ये सब बनाने में। विरंजक चूर्ण के उत्पादन में, मतलब ब्लीचिंग पाउडर में। और शर्करा शोधन में, शक्कर को साफ करने में। क्योंकि शक्कर को साफ करने के लिए अगर आप कोयले का प्रयोग कर रहे हो, हड्डी का कोयला, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन अगर हम ये सब का प्रयोग करें, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो थोड़ा कम खर्च आता है ना। तो इनका भी प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर शक्कर कारखाने में। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन चूने के पत्थर के रूप में जानते हैं, और इसी को गर्म करके हम चूना बनाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग वही है चूना बनाने में। प्रकृति में कई रूपों, जैसे चूना पत्थर, खड़िया यानी कि चाक, जो आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, हाँ सॉरी ब्लैक बोर्ड में, वो चाक है ना, संगमरमर मार्बल आदि के रूप में चूना पाया जाता है। देखिए संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हमारी ताजमहल इसी की बनी हुई है। और कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप एसिड डालते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट एसिड में बहुत जल्दी घुल जाता है। यही कारण है कि वो जो आगरा है उसके आसपास बहुत ज़्यादा एसिड रेन होता है, वहाँ की बरसात के पानी में एसिड रहता है। तो उस एसिड के कारण से ताजमहल का संगमरमर जो है घुल घुल करके डिस्कलर्ड हो रहा है। वहाँ पर आसपास बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री थे, अभी भी है कुछ, और वहाँ पर रिफाइनरी है एक मथुरा में, इसका पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो उनके प्रदूषण से ये चीज़ें हो रही हैं, है ना, और एसिड रेन हो रहा है, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं। बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर या कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर इसे बनाया जाता है। आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो आप क्या करेंगे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैल्शियम कार्बोनेट ना पत्थरों के रूप में इतनी भरमार मिलती है कि इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं कि कैसे बना सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, इसमें CO2 प्रवाहित करते हो तो धुंधला हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम क्लोराइड में अगर सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो एक्सचेंज हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के आधिक्य से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आप CO2 ज़्यादा डाल देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट आगे चल के बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाएगा। इसलिए ज़्यादा CO2 नहीं डालना चाहिए,
इसकी अधिकता में जल में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवेदार पाउडर होता है, पत्थरों के रूप में आता है। यह जल में लगभग अविलेय होता है, जल में घोलना चाहेंगे तो नहीं घुलेगा। 1200 केल्विन पर गर्म करने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड देता है, यही चूना बनता है। ये देखिए 1200 केल्विन करीब 1000 डिग्री सेल्सियस से भी गर्म करेंगे तब जाकर के वो CO2 मुक्त करता है। यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करता है, HCl है कि H2SO4 है, और खुद जो है क्लोराइड या सल्फेट बना करके CO2 गैस मुक्त करता है, और ये पानी भी भाप बन के बाहर निकलता है। तो अम्लों से क्रिया करके अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो भी CO2 निकलेगा और कैल्शियम क्लोराइड, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बन के भी CO2 निकलेगा। ठीक है, उपयोग क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का? संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में। अभी मैंने बताया आगरा का ताजमहल ये सफेद संगमरमर है ना, उससे बना हुआ है। बुझे चूने के निर्माण में, आप चूना भी बना सकते हो, बुझा चूना भी बना सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ लोहे जैसी धातुओं के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? किसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक प्रकार से उत्प्रेरक जैसा चीज होता है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ इसको लोहे जैसी धातु के निष्कर्षण में फ्लक्स के, लोहा कहाँ से निकलता है? हेमेटाइट से। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इसमें लोहा होते हैं। लोहा को निकालने के लिए जब हम उसको गर्म करते हैं तो उस समय कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को डाल देते हैं, जिससे वो जल्दी पिघलता है। जो हेमेटाइट है वो जल्दी पिघलेगा, क्योंकि पिघलता है तभी उसमें से लोहा बाहर आता है। ठीक है, और इसीलिए उतना मजबूत है। जो जितनी ज़्यादा गर्मी को सह के जितनी ज़्यादा पिघल करके बनेगा वो ज़्यादा मजबूत होता है। लोहा इसलिए ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, ज़्यादा तकलीफ पाके जो बनता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को डालते हैं हेमेटाइट के साथ ताकि वो जल्दी पिघल सके, उसको फ्लक्स कहता है, फ्लक्स जैसे काम करता है। विशेष रूप से अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से बृहद रूप में उच्च गुणवत्ता वाले कागज के निर्माण में, हाई क्वालिटी पेपर, कागज, प्रिंटिंग पेपर वगैरह, है ना। एंटासिड टूथपेस्ट में अपघर्षक के रूप में, देखिए एंटासिड जो आप पीते हो, डाइजीन वगैरह या उसके टेबलेट खाते हो, उसमें ये रहता है साथ में। उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी रहता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रहता है और कार्बोनेट भी। टूथपेस्ट में अपघर्षक के रूप में, क्योंकि टूथपेस्ट में झाग जो बनता है ना, झाग, उसको बनाने में इसका योगदान है और वो आपके दांत को साफ करने में मदद करता है। ये सैद्धांतिक रूप है, बाकी आप नीम का दातुन करें तो ज़्यादा साफ होगा। च्युइंगम में ये डला रहता है, और सौंदर्य प्रसाधन में जो पाउडर आप उपयोग करते हो, टाल्क, फेस टाल्क, उसमें भी ये डला रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे बेकार चीज़ है पाउडर चेहरे में लगाने के लिए। कभी पाउडर का इस्तेमाल मत करो, आप अपने चेहरे में सिर्फ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करो, वो आपकी त्वचा को साफ भी रखेगा और स्वस्थ भी रखेगा। एलोवेरा जेल अगर आप घर में लगा सकते हैं तो एलोवेरा घर में लगा लीजिए, छोटा छोटा तोड़िए, जेल लगाइए, निकालिए, लगा लीजिए। और नहीं तो मार्केट में आता है कई प्रकार की कंपनियों के जेल, आप उनमें से कोई खरीद के उपयोग कर सकते हैं। अब है कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप नाम सुनते होंगे, जो राजमिस्त्री वगैरह होते हैं जो घर पर बनाते हैं, लोग बोलते हैं सर पेरिस मंगा लीजिए, पेरिस, तो बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक्चुअली वो मंगा लीजिए। तो बोरियों में सफ़ेद सफ़ेद कलर का पाउडर आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आजकल क्या करते हैं, दीवार में जब पुताई करना रहता है तो चूने की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का पुताई करते हैं। तो वो एक प्रकार से सीमेंट जैसा चीज़ होता है, ज़्यादा मजबूती से पकड़ता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर डिस्टेम्पर या कोई प्लास्टिक पेंट या ऑयल पेंट पे लगाते हैं तो ज़्यादा टिकता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर लगाते हैं तो इसका फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2O रहता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है, अर्ध मतलब आधा हाइड्रेशन, मतलब जल के आधे अणु इसमें जुड़ा हुआ है। इसे जिप्सम
यानी कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O को गर्म करके 393 केल्विन पे यानी कि 120 डिग्री पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O। इसको जब आप गर्म करोगे 120 डिग्री तक तो ट्वाइस H2O में से 1.5 H2O निकल जाता है और हाफ H2O एवरेज इसमें से बच जाता है। एवरेज है ना, मतलब ज़्यादा अणु में वो रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये देखिए ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट है, ट्वाइस H2O गर्म करेंगे तो ये देखिए 2 अणु बनते हैं कैल्शियम सल्फेट के जिसमें एक अणु जुड़ा हुआ है H2O। मतलब कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु में एक अणु, मतलब एक अणु में आधा अणु जुड़ा हुआ है, ये इसका फार्मूला है। तो इस तरह से जुड़ा होता है कि इसमें 2 ऐसे करके एक तरफ कैल्शियम सल्फेट एक तरफ कैल्शियम सल्फेट ऐसे जुड़ा हुआ है। 393 से उच्च तापमान पर क्रिस्टली जल नहीं बचता है एवं शुष्क कैल्शियम सल्फेट बनता है। और गर्म करेंगे तो ये H2O भी निकल जाएगा और शुष्क हो जाएगा वो। इसे मृत तापित प्लास्टर, डेड बॉन्ड प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, और ये दोबारा आप घोलना चाहेंगे ना तो जल्दी घुलेगा नहीं, ये काम नहीं आएगा, मृत कहलाता है इसीलिए। जल के साथ जमने की इसकी विशेष प्रकृति होती है। जल के साथ मिला देंगे इसको तो जल को अवशोषित करके ये फिर बाद में सूख के हार्ड हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में जल मिलाने पर यह प्लास्टिक जैसा एक द्रव्य बनाता है जो 5 से 15 मिनट में जमकर कठोर और ठोस हो जाता है। तो 5 से 15 मिनट लिखा है लेकिन कुछ घंटे में ये ज़्यादा अच्छे से जम पाता है। पानी में मिला देंगे तो ठोस हो जाता है जम करके, ये सूख करके। उपयोग क्या है इसका? उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का भवन निर्माण उद्योग के साथ साथ टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में भी होता है। वो जो प्लास्टर बांधते हैं ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। पहले कॉटन का लेयर लगा देते हैं, उसके बाद एक पट्टी में, मतलब ऐसे पट्टी टाइप का रहता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे लगा करके ऐसे लगा देते हैं। फिर ऊपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक लेयर और लगा देते हैं तो मजबूती से पकड़ लेता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में, अलंकरण कार्य मतलब सजावटी कार्य में, मतलब मूर्ति वगैरह बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ आती हैं सफ़ेद कलर की, उसको घरों में ऐसे सजावट के तौर पे रखते हैं। और अर्ध प्रतिमाओं को बनाने में भी होता है। अर्ध प्रतिमाओं ये एक्चुअली अर्घ्य है। अर्घ्य मतलब जो प्रतिमाएं ठंडी कर दी जाती हैं, जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा माता है, उनकी प्रतिमाओं को भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। हालांकि आजकल गवर्नमेंट ने इसमें बैन लगा दिया है और कहते हैं कि अब सिर्फ आप मिट्टी से बनाइए, ताकि हम उसको जब नदी में तालाबों में ठंडा करें, विसर्जन करें तो फिर तालाब का पानी खराब ना हो। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का विसर्जन कर देते हैं तो तालाब का पानी खराब होता है, नदी का तालाब का पानी प्रदूषित होता है। उससे बचाने के लिए इसको मिट्टी का बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सीमेंट का। सीमेंट एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है। इसका उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने किया था। नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने इसका उपयोग किया था। हमारे देश में भी उस समय, चूंकि हमारा देश गुलाम था ब्रिटेन का, इसको लाया गया। उससे पहले हम लोग अपने भवन निर्माण में गारा का उपयोग करते थे। गारा में मिट्टी है, गोबर है ना, चूना है, इनको मिला विला करके एक बढ़िया मटेरियल तैयार करते थे जिसको गारा कहते थे। गारा, उससे घर बनाते थे, उससे महल बनाते थे, उससे बड़े बड़े किले बनाते थे। और वो बनाए हुए किले हजारों साल बाद भी आज तक खड़े हुए हैं। जबकि ये जो सीमेंट है, इसके बनाए हुए घर की अधिकतम आयु 100 वर्ष होती है। 100 वर्ष में वो घर एकदम जर्जर हो जाएगा और गिर जाएगा, ये सीमेंट के। लेकिन आज हम इसी सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, वो पुराने वाले सिस्टम को हम छोड़ चुके हैं। ये सब हमारे अंग्रेजों की देन है। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता है। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड नाम का एक आइलैंड है, टापू है, द्वीप है, वहाँ पर ये चूने के पत्थर जैसा दिखता है, वहीं से मिलता है। यह एक ऐसा उत्पाद है जो चूने के आधिक्य वाले पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड को अन्य पदार्थ जैसे मिट्टी, जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम, लोहा तथा मैग्नीशियम के ऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है।
जिस तरह से हम लोग अपने गारा को पहले से बनाते आ रहे हैं हजारों सालों से, उसी तरह का सीमेंट बनाते हैं लोग। लेकिन हमारे गारे का जो कंपोजिशन है और उनके गारे का जो कंपोजिशन है उसमें अंतर होता है। इसलिए हमारा गारा ज़्यादा टिकाऊ था पहले ज़माने का, उसमें गोबर मिलाते थे और वो ज़्यादा टिकाऊ बना जाता था। पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन है कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60%, ठीक है, चूना 50 से 60%, सिलिका है यानी कि रेत 20 से 25%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड है 2 से 3%, आयरन ऑक्साइड है ये 3 दूनी 6 यानी कि ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, यह है 1 से 2%, और सल्फर ट्राईऑक्साइड है 1 से 2%। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड, ये सभी इसमें चूने में मिले होते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका एवं एल्यूमिना का अनुपात Al2O3, देखिए एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिना का अनुपात 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए। मतलब यह है कि जहां पर सिलिका 1 है वहां पर एल्यूमिना 2.5 से 4 होता है, मतलब ज़्यादा होता है। और चूना, कैल्शियम ऑक्साइड तथा अन्य कुल ऑक्साइडों सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात यथासंभव 2 के आसपास होना चाहिए। मतलब बाकी चीज़ें इनके अनुपात में आधे होने चाहिए, ये ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में चूने का पत्थर और चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी से सिलिका मिलता है और चूने के पत्थर से कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। जब हम इन दोनों को तेजी से गर्म करते हैं तब ये संगलित होकर यानी पिघल कर अभिक्रिया करते हैं और सीमेंट क्लिंकर का निर्माण करते हैं, उसको क्लिंकर कहा जाता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस मिश्रित कर सीमेंट बनाया जाता है। तो पहले मिट्टी और चूने का पत्थर गर्म करके पिघलाते हैं, फिर उसमें जिप्सम मिलाते हैं। इस प्रकार पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये देखिए ये कैल्शियम सिलिकेट है ना 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये 51%, इसमें 2 कैल्शियम है, इसमें 3 कैल्शियम है, ये दोनों 26 और 51%। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये देखिए 3 कैल्शियम और एल्यूमिना, ये 11% है। ये सीमेंट का मुख्य कंपोजिशन है। जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सूख क्यों कठोर होता है सीमेंट का जमना? इसका कारण घटकों के अणुओं का जल योजन और पुनः व्यवस्थित होना है। तो पहले ये जल में घुल जाते हैं और जब जल सूखता है तो इनके अणु फिर से रीअरेंज होकर आपस में जुड़ जाते हैं, तो बहुत हार्ड मटेरियल एक बन जाता है, सीमेंट जम जाता है। जिप्सम मिलाने का कारण सीमेंट के जमने के प्रक्रम को धीमा करना है, क्योंकि अगर आप जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो 1-2 मिनट 4 मिनट में ही सीमेंट जम जाएगा और फिर आप प्लास्टर भी नहीं कर पाएंगे, लगा भी नहीं पाएंगे। जिप्सम उनको कुछ घंटों तक जमने से रोकता है और पूरी तरह से ठोस होता है धीरे धीरे जम के, तो कई दिनों में वो जम पाता है। उसमें हम पानी डालते रहते हैं, क्योंकि पानी डालते रहने से वो जो रीअरेंजमेंट है वो ठीक से हो पाता है। वहाँ पर पानी नहीं डालेंगे तो भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, ठीक से नहीं जमेगा। उपयोग: लोहा तथा स्टील के पश्चात सीमेंट ही ऐसे पदार्थ है जो भवन निर्माण में उपयोगी है और राष्ट्र की उपयोगी वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। भवन निर्माण तो तरह तरह के होते हैं, उसमें सीमेंट। इसका उपयोग कंक्रीट मतलब छत ढालने में, प्रबलित कंक्रीट यानी कि रीइंफोर्स मतलब दबा के और मजबूत कंक्रीट, प्लास्टर करने में, पुल निर्माण में, भवन निर्माण में सीमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बचा है कैल्शियम व मैग्नीशियम का जैव महत्व। देखिए मैग्नीशियम जो है सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल बनाने में उपयोग होता है, क्लोरोफिल जिससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैल्शियम जो है पौधों के कोशिका भित्ति में जो बीच में मध्य पटलिका है, 2 कोशिकाओं के बीच मध्य पटलिका, वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। एक वयस्क व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम
और 1200 ग्राम कैल्शियम, यानी 1 किलो से भी ज़्यादा कैल्शियम, जबकि लोहा केवल 5 ग्राम है और तांबा 0.06 ग्राम है। तो कैल्शियम इतनी ज़्यादा है, इसीलिए कैल्शियम कम होने पर हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 से 300 mg अनुमानित की गई है, जो हमको मिल्क से सबसे ज़्यादा मिल सकता है, कुछ अंडे में होता है, लेकिन मिल्क में ही कैल्शियम सबसे ज़्यादा है। समस्त एंजाइम जो फॉस्फेट के संचरण में एटीपी का उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम का उपयोग सहसंघटक के रूप में करते हैं। देखिए, जो एंजाइम्स हैं वो एटीपी का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करते हैं, वहीं पर ये मैग्नीशियम का उपयोग भी फॉस्फेट की तरह कर सकते हैं सहघटक के रूप में। मतलब जहाँ पर फॉस्फेट उपयोग होता है वहाँ पर मैग्नीशियम भी। पौधों में प्रकाश अवशोषण के लिए मुख्य रंजक है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। शरीर में कैल्शियम का 99% दांतों और हड्डियों में होता है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों में सबसे ज़्यादा। यह अंतरतंत्रिकी पेशी कार्य प्रणाली, मतलब ये जो पेशियां काम कर रही हैं, तंत्रिकाओं के माध्यम से जो संदेश आ रहे हैं उनके द्वारा काम कर रही है। अंतरतंत्रिकी प्रेषण, एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में संदेश का प्रेषण। कोशिका झिल्ली अखंडता, कोशिका झिल्ली को फटने से बचाता है। और रक्त स्कंदन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहीं पर चोट लग जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने में जो ब्लड क्लॉट होता है, रक्त स्कंदन होता है, उसमें कैल्शियम का होना जरूरी है। और अगर किसी बॉटल में आप ब्लड को रखे हो तो वहाँ भी जम जाएगा कैल्शियम के कारण से, तो कैल्शियम को हटा देते हैं बॉटल में जब ब्लड लेते हैं तो, है ना। उसको हटाने के लिए केमिकल डालते हैं, सोडियम साइट्रेट है, EDTA है, तो वो कैल्शियम को रिमूव कर लेते हैं, तो वो ब्लड जम नहीं पाता है बॉटल वगैरह में। प्लाज्मा में कैल्शियम की सांद्रता करीब 100 मिलीग्राम पर लीटर होती है। मतलब 1 लीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम कैल्शियम है, इतनी ज़्यादा है। 2 हार्मोन कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड इसे बनाए रखते हैं। कैल्सीटोनिन हमारे थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, और थायरोक्सिन के साथ ये थायरोकैल्सीटोनिन भी सिक्रीट होता है। ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। और पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है पैराथार्मोन। ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, कैल्सीटोनिन कम करता है रक्त में, और पैराथायराइड का हार्मोन इसे बढ़ाता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को। क्या आप जानते हैं कि हड्डी अक्रिय तथा अपरिवर्तनशील पदार्थ नहीं है। मतलब हड्डियों में कैल्शियम जमते भी रहता है, निकलते भी रहता है। कैल्शियम निकल जाता है तो हड्डियां लचीली और कमजोर हो जाती है, और कैल्शियम डिपॉजिट हो जाने से मजबूत और कड़े हो जाते हैं। यह किसी मनुष्य में लगभग 400 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से विलयित और निक्षेपित होते रहती है। एक दिन में 400 मिलीग्राम हड्डियों में जमता रहता है और निकलता भी रहता है, ये काम होते रहता है। इसका सारा कैल्शियम प्लाज्मा से ही गुजरता है। मतलब प्लाज्मा मतलब रक्त, रक्त का जो द्रव भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है, वहीं से ये कैल्शियम पहुंचता है बोन्स में। ठीक है, तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल या नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।